हेलो एवरीवन, योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वेटनरियन 01। तो आज मैं लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट डाउट सेशन। तो ठीक है, इस डाउट सेशन में बहुत लोगों ने बहुत से कमेंट किए कि सिलेबस क्या है और रिड्यूस सिलेबस आएगा कि नहीं, जो रिड्यूस हो चुका है एनसीईआरटी में, और डेट ऑफ काउंसलिंग क्या होती है, रिजल्ट कब निकलता है, और किसी की एज 25 हो गई है तो क्या वो फॉर्म भर सकता है नहीं, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बेसिकली पीडीएफ बना के लाया हूँ, तो आप लोग को मैं सब इसमें गाइडलाइन दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है कि जिन्होंने भी फॉर्म नहीं फिल किया है वो फॉर्म को फिल कर लें, क्योंकि जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की वो लास्ट डेट है 20 अप्रैल को है। ठीक, तो चूंकि अप्रैल मंथ भी आ गया है तो अप्रैल की लास्ट जो वीक होगा यानी कि 20 तारीख को आपका ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। ठीक, और ये मैं बात कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बीबीएससी के लिए। ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, और यहाँ पे बहुत से दुआसों में कोर्स होते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी भी आप लोग फिल कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस जो कि अभी इस साल से चल रही है, और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डेयरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट का भी कोर्स होता है, तो इससे हमें नहीं लेना देना। अभी तो हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे बात कर रहे हैं। ठीक, इसकी लास्ट डेट कब है? 20 अप्रैल है। तो अगर जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है तो वो फॉर्म फिल कर लें, ताकि दिक्कत ना हो, और फॉर्म से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि एग्जामिनेशन का डेट कब है। ठीक, बहुत लोग इंट्रेंस एग्जाम का डेट पूछ रहे थे, तो उनसे बता देता हूँ कि जो इंट्रेंस एग्जाम का डेट है 26 जून को है, 26 मई को है, सॉरी 26 मई को है। चूंकि जो नीट वाले भी इस फॉर्म को फिल किए होंगे, क्योंकि नीट का एग्जाम भी मई में है, 5 मई को है, और उसके जस्ट बाद ये भी रहेगा, तो नीट वाले भी इस एग्जाम को दे रहे होंगे। तो इस बार कंपटीशन टफ थोड़ी है, और एग्जाम जो होगा प्री मेंस पहले दो हुआ करते थे। पहले आपको प्री क्लियर करना पड़ता था, फिर 1 मंथ का गैप होता था, फिर उसके बाद में मेंस, ठीक है, देने को मिलता था 1 महीने के गैप के बाद। और प्री और मेंस इस बार नहीं हो रहा है, एक ही एग्जाम हो रहा है, तो इस बार थोड़ा तगड़ी कंपटीशन है, तो बढ़िया से पढ़िए आप लोग। और जो काउंसलिंग है, ठीक है, तो काउंसलिंग के बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि डेट तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब डेट आती है तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो अभी इसके बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ आगे, फिर उसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए, जो रूल रेगुलेशन है एडमिशन के लिए, ठीक है, वो क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक, तो जो टोटल सीटें होती हैं बीबीएससी के लिए वो 100 सीटें होती है, रिजर्व होती है। ठीक है, मतलब रिजर्व नहीं, मतलब 100 सीटें होती हैं। ठीक, और इसमें से बीसीआई सीट जो होती है यानी कि वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी, जैसे नीट का एग्जाम हम लोग देते हैं, तो नीट के एग्जाम में अगर हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक, 560 प्लस 590 प्लस, ठीक, 560 to 90 या फिर 600, जैसे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में, ठीक, उस केस में क्या है कि 15% सीटें जो होती है 100 में, यानी कि 15 स्टूडेंट की एडमिशन बीसीआई सीट के द्वारा, बीसीआई सीट जो बीसीआई की काउंसलिंग होती है उसके द्वारा दुआसू में एडमिशन मिल जाता है। ठीक, जिससे उसको जो उसकी जो सीट मिलती है फ्री सीट मिलती है। तो आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और नीट में नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप लोग वेटनरी ले सकते हैं। ठीक, और ओपन सीटें जो होती हैं 45% होती हैं, यानी कि 40 से 45 सीटें जो होती हैं वो फ्री सीट होती हैं। इसमें आपकी फीस मिनिमम लगती है, ठीक है, कम फीस लगती है। पेमेंट सीट जो होती है वो ज़्यादा होती है। पेमेंट सीट कितनी होती है? 22.5%, ठीक है, यानी 22, ठीक, 22% से ऊपर भी हो सकते हैं पेमेंट सीट में, क्योंकि जो एनआरआई की सीट, ये रिजर्व सीट होती है एनआरआई की, ठीक है, इस पे क्यों पेमेंट सीट वालों को मिल जाती है ये सीट एनआरआई वाली। तो क्या होता है कि जैसे काउंसलिंग जब करवाते हैं आप लोग, तो एनआरआई का कोई बच्चा नहीं आता। ठीक, तो एनआरआई की जो सीटें होती हैं वो पेमेंट सीट में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, और ये सीटें पेमेंट में चली जाती हैं। तो इस तरह से ये होती है। वुमेन कैटेगरी के लिए भी रिजर्व सीटें होती हैं, जैसे 10% कैटेगरी, अगर कोई यूनिवर्सिटी वार्ड होते हैं तो वहाँ के लोग के लिए ये वुमेन है अगर, तो सीटें रिजर्व होती है, और यूनिवर्सिटी वार्ड के लिए भी सीटें रिजर्व हैं। तो जैसे कि हम लोग का जो बैच है उसमें लगभग 120 का बैच चल रहा है अभी। ठीक, और उसमें करीब 30 से 40 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो लोग पूछते हैं कि क्या वेटनरी गर्ल्स के लिए सही है, तो हाँ, गर्ल्स के लिए भी परफेक्ट है। ठीक, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स है तो नहीं सही है, वो वेटनरी नहीं कर सकती, वो भी वेटनरी कर सकती है, और बल्कि वो बॉयज से अच्छा करती हैं। ठीक, तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसकी, तो देखिए 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक,
और देखिए इसका जो कंप्लीट 17 ईयर से पहले नई एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। 17 साल से ऊपर होना चाहिए, जो कि 31 दिसंबर 2024 को पूरा हो जाए, ठीक है। और मैक्सिमम एज जो हो जाए लिमिट है 25 ईयर, तो यानी 25 साल तक आप भर सकते हैं। तो अगर आप इस साल 25 हो रहे हैं तो भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रिलैक्सेशन SC ST OBC कैंडिडेट को 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए बहुत लोग सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे, ठीक, कि UGE 2024 जो सिलेबस है वेटनरी दुआसों का या फिर किसी भी वेटनरी के लिए, तो जो इसका सिलेबस होता है वो क्या है। तो देखिए सिलेबस इसमें क्लियरली लिखा गया है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब NCERT में जो रिड्यूस हो गया वो आएगा, या फिर जो नीट का सिलेबस है वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्लियर मेंशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेबस जो है इंटरमीडिएट ऑफ उत्तर प्रदेश बोर्ड एंड CBSE और इक्विवेलेंट, ठीक। तो इंटरमीडिएट यानी कि 11th-12th हो गई, तो 11th-12th की पूरी यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड और इसके इक्विवेलेंट जो बोर्ड होते हैं, यानी कि जो जैसे कि CBSE बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, तो यूपी बोर्ड में सिलेबस रिड्यूस नहीं है। यूपी बोर्ड की जो 11th-12th की बुकें होती हैं वो अच्छी खासी होती हैं। ये CBSE बोर्ड में जैसे NCERT का यूज होता है, NCERT लगती है, तो वहाँ पे सिलेबस कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपका जो ये एग्जाम हो रहा है वहाँ पे भी कम हो जाएगा, ठीक। तो 11th-12th पूरी आएगी। तो जो मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, बेसिकली वो आउट ऑफ द NCERT नहीं है, मतलब आउट ऑफ द NCERT है, लेकिन मतलब वो चीज़ें यूपी बोर्ड्स और कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। और स्टेट लेवल का जो ये होता है एग्जाम, उसमें क्या होता है कि आपका जो पेपर होगा एग्जाम के बाद वो ले लिया जाएगा, और पेपर लेने के बाद मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पेपर अगर वापस दे दिया जाए तो फिर क्वेश्चन हमेशा अलग आता है, ठीक। अगर पेपर वो लोग जमा कर लेते हैं तो फिर क्या करते हैं कि स्टेट लेवल के एग्जामों में वही क्वेश्चन रिपीट करवा देते हैं, ठीक। तो और क्वेश्चन पेपर का जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश में दोनों आती है, ठीक। तो अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक। तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि मतलब ये जो सिलेबस है 11th-12th दोनों पूरी आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं आती है। बहुत लोग का डाउट था यहाँ पे, तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि रिड्यूस सिलेबस आएगा कि नहीं आएगा। तो बिल्कुल आएगा, ठीक है, क्योंकि वो यूपी बोर्ड का भी बात किया गया है ना, और ICSE बोर्ड भी होती है, तो ठीक है। और टोटल आप क्वेश्चन कितने होते हैं, ठीक है, तो 200 क्वेश्चन टोटल आता है, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो होता है वो बायोलॉजी से होता है, ठीक है। 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी, ठीक। और जो 50 क्वेश्चन और होते हैं वो फिजिक्स के होते हैं, 50 केमिस्ट्री के होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं आप NCERT बेस पूरे लगा के जाइए, उस फार्मूला बेस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि मतलब कठिन आ जाएंगे। और बायोलॉजी और ये सब तो मैं करवा रहा हूँ, तो आप लोग बढ़िया से उसकी एक कॉपी बना लिए होंगे, उसमें नोट करा करिए कि मतलब, क्योंकि वो रिपीट होंगे तो फिर आप लोग जब एग्जाम देकर आएंगे तो आप ही लोग कहेंगे हाँ यहीं से आया पेपर, ठीक। बाहर भागने की जरूरत नहीं है। और जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर का होता है। तो फिर मैं आगे वीडियो बना दूंगा कि कैसे हमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अभी ये जो वीडियो बन रही है वो है कि मतलब डाउट क्या है आप लोग को, उसको क्लियर किया जा रहा है, ठीक। आगे वीडियो बना दिया जाएगा। और देखिए काउंसलिंग का क्या है, तो जैसे मैंने बताया था कि डिटेल में यहाँ पे देखिए काउंसलिंग जो है 2 स्टेज में होगी ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होगा ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। तो जब आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले क्या होता था कि ऑफलाइन काउंसलिंग होता था, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उस टाइप के होंगे। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होगा कि आप लोग को डिफरेंट राउंड होंगे, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, सीटें आप लोग को लॉक करनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये थोड़ा मतलब इस बार नया किया गया है, तो इसमें मतलब जैसे कोई धांधलीबाजी नहीं होगी, आप लोग आराम से इसे कर सकते हैं, ठीक। तो ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी डन फॉर एडमिशन टू ऑल प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में अब जो हो रही है उसमें ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है, ठीक। तो सबसे पहले जब आप लोग को सीट अलॉट हो जाएगा, तब उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फीस वगैरह जमा करवा लिया जाएगा, ठीक, ऑनलाइन काउंसलिंग में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दुआसू में आके, ठीक है, अपना मतलब पूरा प्रॉपर एक बार दुआसू में भी आना पड़ेगा, ठीक, कंफर्म करने के लिए, ठीक। तो काउंसलिंग फीस कितनी है, 500 रुपया है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग फीस 500 रुपया की है, और ये जो है ऑनलाइन मोड डिपॉजिट की जाएगी, और ये रिफंडेबल नहीं होती है। तो देखिए द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड डिफरेंट स्टेज एंड कैंडिडेट
will be to participate in various series of allotment of seat. The seat will allotted according to choice field, merit and category. तो आप अपनी चॉइस फील्ड के हिसाब से आप लोग को जैसे कि आपको चॉइस मिलेगी कि आपको कौन सा सीट चाहिए, पेमेंट चाहिए, फ्री चाहिए या फिर जो, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से जैसे आपकी जो रैंक होगी उसी हिसाब से आप लीजिएगा कि जैसे आपकी रैंक जो है अब 450 पाए हुए हैं, ठीक, और जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, तो इस कैटेगरी में इस केस में आप लोग को क्या करना है कि फ्री सीट मिलने का चांस कम है, ठीक। तो उस समय पेमेंट सीट के चॉइस फिलिंग करेंगे ताकि आपको पेमेंट सीट अगर मिल जाए तो भी बढ़िया, ठीक है। ऐसा नहीं है पेमेंट सीट फ्री सीट से कोई डिफरेंस है, बस हाँ ये है पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास उतना पैसा हो तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपका ईयर बर्बाद ना हो, ठीक। और क्या है, वन डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी कैंडिडेट विल बी ऑप्शन टू आइदर रिमेनिंग द सेम सीट और अप्लाइंग अपग्रेडेशन। अगर जैसे कि आप लोगों ने फ्री सीट के लिए पेमेंट सीट के लिए किया तो फर्दर अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं। फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैंडिडेट सीट अपग्रेडेशन डिपोजिशन सीट एक्सेप्टेंस फीस इज इसेंशियल, ठीक। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब होगा, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा मैं बता दूंगा अभी, तो फिलहाल एग्जाम पे फोकस करिए, तो ठीक है। और आप लोग की जो ट्रांजैक्शन है मतलब अच्छे से करिएगा, वो तो बाद में पता चल जाएगा। अब देखिए फी स्ट्रक्चर और ये सब क्या है। तो जो फ्री सीट होती है, ठीक है, फ्री सीट की जो टोटल फीस लगती है वो 56,000 लगती है, ठीक है, 56,000 लगती है। अब इसमें पूरा इंक्लूड है आपका हॉस्टल चार्ज, मेस का नहीं, हॉस्टल चार्ज और इलेक्ट्रिक का, और इसमें मतलब पूरा कोई ऐसा नहीं है कि और फर्दर देना पड़ेगा, ठीक है। तो 56,000 फ्री सीट के लिए है, इसमें आप लोगों को सब कुछ इंक्लूड है, कुछ नहीं देना रहता है, ठीक। अब उसके बाद जो पेमेंट सीट होती है, पेमेंट सीट की ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो इसमें 3 लाख तो आप लोग का डोनेशन होता है, ठीक, 3 लाख का, और 56,000 जो नॉर्मल फीस होती है। तो ये टोटल जो 3.5 लाख रुपये आप लोग को देना पड़ता है, ठीक। तो पेमेंट सीट में इतना रुपया लगता है, ठीक। आई होप क्लियर हो गया वो डाउट कि पेमेंट सीट और फ्री सीट। तो ये एक फर्स्ट ईयर का जो है ये फीस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जाएंगे और थर्ड ईयर में जो जाएंगे आप, तो फीस कम हो जाती है पेमेंट सीट वालों की। पेमेंट सीट वालों की 1.5 लाख हो जाती है, ठीक, आधी हो जाती है। तो ये रहा, ठीक है। अब देखिए किसी ने डाउट पूछा था कि डिटेल वीडियो बना दो फी स्ट्रक्चर पे और फी पेमेंट पे, फ्री पेमेंट और सीट वाले जो ट्यूशन हॉस्टल फीस, तो सब ट्यूशन हॉस्टल फीस जो सब है ये सब एक ही साथ इंक्लूड हो जाता है। फ्री में क्या है कि 56,000 लग रहा है, तो इसमें हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस सब है, ठीक। और आगे देखते हैं कि किसी ने और क्या डाउट पूछा है। देखिए कांसी वर्मा ने क्या पूछा है कि भैया जो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है इन्हें कहाँ से पढ़ें, ठीक। तो जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेसिकली वो आपको लग रहा है कि वो बाहर से है 11, लेकिन वो 11-12 के ही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब 11-12 का नहीं है। और आप लोग जो मैं करवा रहा हूँ वो करिए, प्लस एनसीईआरटी पे तो फोकस रखिए पूरा। और जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसे मतलब जो चैप्टर हट गए हैं अभी नई एनसीईआरटी में, वो जो पुरानी एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो पढ़िए आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ के चले जाएं, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्हीं से आना है, ठीक है। और बाकी इकोलॉजी वगैरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक। अब देखिए एक लोग ने और पूछा क्या है कि सर मेरी एज अप्रैल में 25 हो जाएगी, क्या मैं दुआसू का फॉर्म फिल कर सकती हूँ? तो अभी जैसे इसकी मैक्सिमम जो लिमिट थी वो इतनी थी, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए, ठीक है। तो आप आसानी से भर लीजिए। अंकिता चहर, भैया नीट सिलेबस बेस्ड आएगा या ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड? सारा आएगा, रिड्यूस भी, तो सारा आएगा जो पहले एनसीईआरटी में दी रहती थी वो पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ भी स्किप करके नहीं जाना है, ये छोड़ के चले जाए। इस बार क्या 180 क्वेश्चन ही आएंगे बीबीएससी इंट्रेंस में? तो ऐसा नहीं है, 180 नहीं 200 क्वेश्चन हमेशा आते हैं ना, आते रहे और आएंगे, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन आएंगे जो कि 3 आवर का है, तो स्ट्रेटजी बना के चलनी है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। भाई दुआसू की काउंसलिंग ऑफलाइन होती है? तो अभी तक ऑफलाइन होती थी, अब इस बार 2024 से उन्होंने ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि यूपी कैटेट वगैरह का ऑनलाइन होता था पहले से, तो उसके थ्रू भी वेटनरी का
कॉलेज मिल जाता है यूपी कैडर के थ्रू। और रही बात इस दुआसू की, ठीक है, तो इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका डाउट। और नीट सिलेबस बेस आ गया, ओल्ड एनसीईआरटी बेस, ठीक है। तो ये मैं बता दिया हूँ कि ओल्ड एनसीईआरटी बेस ही आता है, ठीक है। तो इन सबका डाउट क्लियर हो गया। तो आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़िए ताकि आपको सीट मिल जाए, फ्री सीट मिल जाए। कोशिश करिए फ्री सीट लेने की, ठीक। और अगर आपके पास पैसे हैं और फ्री सीट नहीं मिल रही है तो पेमेंट सीट ले लीजिए। ऐसा नहीं कि पेमेंट सीट खराब सीट होता है, ठीक है। वैल्यू दोनों की बराबर ही है, ठीक, बस पैसा कम ज़्यादा लगता है, ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सीट मिले दुआसू में ले लीजिए ताकि आपका ईयर बर्बाद ना हो, ठीक। तो और कोई डाउट हो तो अब आगे मैं कभी डाउट सेशन लूँगा एग्जाम के बाद आपके, ठीक। तो 26 मई के लिए तैयार रहिए, एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन करिए। अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून, ठीक, अप्रैल मई, तो अप्रैल पूरी और मई समझिए है अच्छी खासी आपके पास 2 महीने का 2 महीने का समय है। तो बढ़िया से करिए ताकि सिलेक्शन हो जाए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट मिलते रहें, ठीक। तो बढ़िया से पढ़िए। ओके, थैंक यू।